नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा पहला लेक्चर है और आप लोगों को मैंने यहाँ पर चैनल पे लिखा हुआ है कि जीएस क्लासेस बाय डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी। तो मैं आप लोगों को जनरल स्टडी पढ़ाऊँगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को किस तरह पढ़ाऊँगा, किन किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, किनको ये लेक्चर देखना चाहिए, किनको नहीं देखना चाहिए, इसके लिए आपको मेरे पहले वाले लेक्चर पर जाकर देखना होगा। और इन ब्रीफ आज एक बात मैं फिर से बता देता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर मैं सारी चीज़ें लिख रखा हूँ बोर्ड में। तो आप लोग क्या करें कि सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले करके फिर आप इस चीज़ को समझने पर फोकस करें। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको रटाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझाना है। कोशिश करूँगा कि मैं जनरल स्टडी को भी बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊँ और इसे इंटरेस्टेड बनाऊँ। थोड़ा सा फोकस हमें समझने पर करना है, ना कि रटने पे। रटने के लिए आपको बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं, आप उनको ले सकते हैं और समझ भी रट भी सकते हैं, पर इस चीज़ को समझ कर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं यहाँ पर पर्यावरण एक टॉपिक है, उस पर मैं अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ वो जो इम्पोर्टेंट है आपको बताऊँ। तो आज से मैं पर्यावरण टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से इसको नोट्स भी बनाते जाएँ। और चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर बिना समय गंवाए। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए कि पहले हमें ये जानना होगा कि पर्यावरण होता क्या है। और पर्यावरण बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है परि और दूसरा होता है आवरण। परि दरअसल ये संस्कृत वर्ड परितः से आया है और परितः शब्द का मतलब होता है हिंदी भाषा में चारों तरफ। और इसी तरह से एक आवरण होता है, आवरण शब्द भी आया है एक शब्द में यहाँ लिख रहा हूँ आवृत से, आवृत से आया है। और आवृत का मतलब होता है क्या, ढका हुआ, कवर। तो आवृत्ति से कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो फिजिक्स वाला आवृत है, आवृत का मतलब होता है ढका हुआ। तो सिंपल शब्दों में पर्यावरण क्या हुआ, परितः मतलब चारों तरफ जो ढका हुआ है। तो हम जीवधारी और जो वनस्पतियां होती हैं, इनके चारों तरफ जो आवरण ढका हुआ है उसे ही बोलते हैं क्या, पर्यावरण। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि पर्यावरण क्या होता है। जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों तरफ जो आवरण घिरा होता है उसी को बोलते हैं पर्यावरण। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। एक चीज़ और बताता हूँ पर्यावरण के बारे में। कहा जाता है जो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया था, उसमें पर्यावरण की क्या परिभाषा दी गई है, उसमें भी लगभग सेम चीज़ ही बताई गई है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई कि जो जीवधारी और वनस्पतियां होते हैं, जीवधारी मतलब कौन, जंतु, सभी जीव जंतु आ जाएंगे उसके अंदर, तो हम मानव भी आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े, मानव, सभी छोटे से छोटे जीव उसमें आ जाएंगे जीवधारी में। और वनस्पतियां, वनस्पतियां मतलब सभी तरह के प्लांट्स, पौधे हो जाएंगे। तो जीवधारी और वनस्पतियों के जो भौतिक और उनके चारों तरफ की जो जैविक दशाएं हैं, भौतिक मैं भी बताता हूं भौतिक का मतलब क्या है। तो भौतिक को हिंदी में आप कह सकते हैं अजैविक, और जैविक दशाएं हैं उनके चारों तरफ की जो दशाएं हैं जीवधारी और वनस्पतियों की, साथ में उनके बीच में जो क्रिया हो रही है, अंतः क्रिया हो रही है, उसी को बोला गया है पर्यावरण। तो ये एक हमारा जो अधिनियम आया था 1986 में, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये अधिनियम कब आया था, ये 1986 में आया था। तो ये जस्ट एक परिभाषा थी आपको समझने के लिए कि पर्यावरण क्या होता है। आइए और बढ़ते हैं आगे। पर्यावरण में मैंने यहाँ पर लिख रखा है पर्यावरण के प्रकार। तो हम इसको समझने के हिसाब से पर्यावरण के दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है जैविक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण को अजैविक पर्यावरण भी कहते हैं। तो भौतिक पर्यावरण को भी फर्दर क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हैं और अजैविक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, इसके बारे में देखें। इसको भी हम तीन भागों में डिवाइड किए हुए हैं। एक होता है स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जल मंडलीय पर्यावरण। आई थिंक आप शब्द से ही समझ रहे होंगे स्थल का मतलब जहां पर स्थल है उसके चारों तरफ जो पर्यावरण है उसको बोलेंगे स्थल मंडलीय। सिमिलरली
वायुमंडलीय पर्यावरण मतलब जो वायुमंडलीय गैसेस हैं उनके चारों तरफ जो पर्यावरण है वो इसमें इंक्लूड करेंगे भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत। जलमंडलीय पर्यावरण को भी आप जो जल से संबंधित बॉडी हैं या संरचनाएं हैं या फिर जल, झील, सागर, समुद्र, ये इसके चारों तरफ जो आवरण होगा वो पर्यावरण कहलाएगा जलमंडलीय पर्यावरण। चलिए स्थलमंडलीय पर्यावरण में आप उदाहरण चाहें तो लिख लीजिएगा, जैसे कि इसके अंतर्गत आप लिख सकते हो पर्वत आते हैं, पठार आते हैं और मैदान आते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इनके चारों तरफ जो आवरण होगा वो कहलाएगा स्थलमंडलीय पर्यावरण। वायुमंडलीय पर्यावरण हमारे चारों तरफ बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है ना, बहुत सारी गैसें होती हैं। तो जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी बहुत सारी गैसें हैं, वो एक ऐसे आपके भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे, वायुमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत। जलमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत आप लिख सकते हैं नदी, तालाब, झरने, झील, साथ में आप हिमनद, बड़े बड़े बर्फ की चट्टानें, जो बर्फीले एरिया होते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर, जो लद्दाख वाला बॉर्डर है, काफ़ी वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, तो वो सब वहाँ का एक जो पर्यावरण होता है वो पर्यावरण भी अलग होता है। तो ये जस्ट एक आपको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए। तो आई थिंक आप अजैविक पर्यावरण को आप समझ चुके होंगे। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ जो जैविक पर्यावरण है। तो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आप क्या क्या आता है। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत दो भागों में इसको फर्दर डिवाइड किए गए हैं। जैसे पर्यावरण की डेफिनेशन की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जीवधारी और वनस्पतियाँ। तो जीवधारी मतलब कौन, पौधे, और जंतु, जीवधारी मतलब जंतु। तो जो पौधे होते हैं ये आपको जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे, जंतु जो होते हैं आपके जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। जैविक का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी न किसी तरह से जीवन की संभावना हो, तो जैविक पौधे और जंतु इसी में आ जाएंगे। और जिसमें पौधे होते हैं उसे वानस्पतिक पर्यावरण का देते हैं, और जो जहाँ पर जंतु से संबंध होता है तो उसे जंतु पर्यावरण कहते हैं। एक एग्जाम में कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि पर्यावरण के संगठक कौन कौन से होते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, आई थिंक ये बात आप समझ चुके होंगे। तो पर्यावरण के संगठक कौन कौन से होते हैं, पर्यावरण के संगठकों को मैंने यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है आपको समझने के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पर्यावरण संगठन के संगठक या कंपोनेंट के अंतर्गत 3 कंपोनेंट में इसको डिवाइड करते हैं। एक अजैविक, जैसा कि मैंने अभी आपको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, अजैविक कंपोनेंट, जैविक कंपोनेंट, जैविक कंपोनेंट में भी मैंने आपको बताया, और सोलर एनर्जी या सोलर कंपोनेंट होते हैं। सोलर कंपोनेंट के अंतर्गत आपको सौर ऊर्जा होती है, उसको शामिल कर सकते हो, और इसके अलावा आप यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा या अन्य कई ऊर्जाओं के बारे में आप कह सकते हो। तो इस तरह से कंपोनेंट पे कभी क्वेश्चन पूछे कि 3 कंपोनेंट होते हैं, आई थिंक अजैविक, जैविक और सोलर कंपोनेंट। चलिए, तो ये कंपोनेंट वाला भाग हो गया। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है और काफी इंटरेस्टेड चीज बताता हूँ, वो है पर्यावरण संबंधी कुछ अवधारणाएं दी जाती हैं। मानव और पर्यावरण संबंधी कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेटेड अप्रोच। जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप इनको यहाँ से समझिए, और मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं आपको समझाने की कोशिश हिंदी में करूंगा और इंग्लिश में भी मैं वर्ड लिख दिया करूंगा। देखिए, एक अप्रोच है नियतवादी अवधारणा, जिसे कहा जाता है निश्चयवादी अवधारणा। एक बार एसएससी एग्जाम में पूछ लिया था कि ये निश्चयवादी अवधारणा किस साइंटिस्ट ने दिया था। वो साइंटिस्ट है कार्ल रिटर। क्या है? कार्ल रिटर। तो चलिए, ये जो नियतवादी अवधारणा है और निश्चयवादी अवधारणा है, इसने मानव और पर्यावरण के संबंध को किस तरह से डिफाइन किया है ये समझते हैं। जो निश्चयवादी अवधारणा में ये कहा गया है कि जो मानव होता है वो एक तरह से पर्यावरण का ही तत्व है। क्या है? जो मानव होता है वह एक तरह से पर्यावरण का ही तत्व है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया? पर्यावरण को। मतलब पर्यावरण यहाँ पर क्या है? एक तरह से सर्वशक्तिमान है, और इन्होंने इसमें यह कहा गया कि सारी शक्तियाँ पर्यावरण पर ही निहित है, मानव कुछ नहीं है। और साथ में एक तरह ये भी कहा गया है, साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि पर्यावरण में सर्वशक्तिमान है और मानव जो होता है एक खिलौना की तरह है। सब कुछ, सारी शक्ति पर्यावरण पे है। पर्यावरण का यदि विकराल रूप होता है तो मानव वहां पर ऑलरेडी खत्म हो सकता है, ऐसा कहा गया है आपके नियतवादी अवधारणा या निश्चयवादी अवधारणा में। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मानव पर्यावरण का ही एक तत्व है, पर यहाँ पर पर्यावरण को सर्वशक्तिमान बताया गया है, मानव को एक खिलौना की तरह तुलना की गई है। तो चलिए दूसरी अवधारणा देखते हैं। दूसरी अवधारणा है डियर फ्रेंड्स
एक है संभववादी अवधारणा। तो यहाँ पर जस्ट इसके उल्टा कहा गया है। क्या कहा गया है? पॉसिबिलिज्म अप्रोच, इसमें यह कहा गया कि यहाँ पर मानव सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पर पर्यावरण सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पर मानव सर्वश्रेष्ठ है। और ये कहा गया है कि मानव आज प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है। यानी क्या कहने का मतलब है कि यदि इंसान चाहे तो प्रकृति पर किसी भी तरह से वो परिवर्तन ला सकता है। इतनी शक्ति अब मानव पे आ चुकी है। और आज हमारे पास इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास कई तरह की टेक्नोलॉजी आ गई हैं। उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे पास पैसे की कमी नहीं रहती, पूंजी बहुत सारी हो गई है, ठीक है, और इच्छा शक्ति, और हमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगाने होते हैं। तो हम यदि ये सब चीज़ें हमारे पास हैं मानव के पास, तो वो चाहे तो प्रकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या कह सकते हो कि आप आज देखिए बड़े बड़े पर्वतों को, पठारों को काट कर वहाँ पर चट्टानों से बीच से सड़क बना दी जाती है। आप देखिए समुद्र में, बड़ी बड़ी नदियों में आजकल एक एक महीने, एक एक साल में आप वहाँ पर बड़े बड़े ब्रिज बना दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सोलर एनर्जी देखिए, सोलर प्लांट डाल दिए जाते हैं, सौर से हमें एनर्जी मिल रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसका आप इस एग्जाम्पल, ये उदाहरणों को सपोर्ट करते हैं कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और मानव उस प्रकृति को अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, अपनी ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। तो चलिए अगली अवधारणा क्या है? देखिए यह है नव नियतिवादी अवधारणा, या फिर इसे कहते हैं न्यू डिटरमिनिज्म अप्रोच। और दरअसल ये नया कॉन्सेप्ट है। तो ये नया कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया, और इन्होंने ये दोनों शुरुआत की जो दोनों ही अवधारणाएं हैं, जिसमें एक में कहा गया पर्यावरण सर्वशक्तिमान, दूसरे में कहा मानव सर्वशक्तिमान, इन दोनों ही अवधारणाओं को इसमें खंडन किया गया है। खंडन कैसे किया गया है? कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें अतिवादी, ये जो शुरू की अवधारणा है अतिवादी है, किसी एक चीज को या किसी एक सेक्टर को बहुत ज्यादा सर्वशक्तिमान बता रही हैं। तो इसका इन्होंने खंडन किया है। एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने ये अवधारणा दी थी और इन्होंने ये कहा कि नहीं, यदि हम देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करना चाहते हैं, टिकाऊ विकास करना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति को समझने की कोशिश करना चाहिए। हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। और जब हम प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे तो प्रकृति की जो सुंदरता है, उसकी ब्यूटी है, वो बनी रहेगी। और यदि हम समझकर उसको यूज करेंगे, साथ में उसका उपयोग करेंगे, तो हम एक टिकाऊ विकास कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन्होंने ये कहा कि हमें प्रकृति को समझने की कोशिश करना चाहिए, उसके अत्यधिक दोहन से बचना चाहिए और उसका सही सदुपयोग कर हमें विकास पर फोकस करना चाहिए। और साथ में ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं है कि हम पर्यावरण का दोहन नहीं करें, ऐसा नहीं है कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। उन्होंने ये कहा कि यदि आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो प्रकृति के अत्यधिक दोहन से बचिए। साथ में जो हमारे देश के नीति निर्माता हैं, जो बड़ी बड़ी नीतियां बनाते हैं, प्रोजेक्ट लाते हैं, बनाते हैं, उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरण का किसी तरह से नुकसान ना हो। ये है आपका न्यू डिटरमिनिज्म अप्रोच और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में दिया गया डियर फ्रेंड्स। तो वो इसी अवधारणा का कॉन्सेप्ट था। कभी मैं इस विषय पर अलग से चर्चा कर दूंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। एक बात मेरे दिमाग में और आ गई कि एक डेट आपको याद रखना है, 5 जून। इस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बस डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और यदि आप लोगों को ये चैनल किसी भी तरह से लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल हुआ है, तो इसको आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको रेगुलर इसमें मटेरियल देने की कोशिश करूंगा जीएस का। और बेल आइकन होता है, वहां पर क्लिक कर दें और कोशिश करें, और हो सके तो इसको शेयर भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।